ये वही ब्रांड था जिसने वॉकमैन फोन्स को पॉपुलर बनाया, जिसने मोबाइल फोटोग्राफी को मास लेवल तक पहुंचाया और आज भी दुनिया के बेस्ट स्मार्टफोन्स सोनी लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि जो ब्रांड कभी इनोवेशन की पहचान थी, वो अचानक मार्केट से गायब कैसे हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोनी एरिक्सन इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि उसके फोन्स खराब थे। ये इसलिए भी नहीं गिरा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। ना तो इसे एप्पल ने बर्बाद किया, न ही नोकिया की पॉपुलैरिटी। इसने तो मार्केट की डिमांड को समझते हुए एंड्रॉइड को भी अडॉप्ट कर लिया था। तो क्या फिर इसने आपस में ही उलझकर धीरे-धीरे खुद को खो दिया? क्योंकि सोनी एरिक्सन सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, एक पार्टनरशिप था। दो ग्लोबल जायंट्स का ऐसा मिलन जिनके कल्चर अलग थे, दोनों पावरफुल कंपनीज, एक पर्दे के सामने स्ट्रांग था तो दूसरा पर्दे के पीछे ताकतवर था। लेकिन एक भी क्लियर डिसीजन मेकर नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि जब दो जायंट्स साथ आते हैं तो जीत का फैसला कौन करता है, और जब हार होती है तो जिम्मेदारी कौन लेता है। सोनी और एरिक्सन दोनों ही एक दिन में जायंट नहीं बने। दोनों कंपनीज का जन्म अलग-अलग दुनिया में हुआ और अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हुआ। सोनी की कहानी शुरू हुई जापान में वर्ल्ड वार के बाद। एक ऐसा देश जो तबाह हो चुका था, जहां रिसोर्सेज कम थे लेकिन पॉसिबिलिटीज और एम्बिशन काफी ज्यादा। 1946 में मसारू इबुका और अकियो मोरिटा ने एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की शुरुआत की। सपना था कि जापान को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं बल्कि इनोवेशन हब बनाना है। सोनी का डीएनए शुरू से ही क्लियर था, टेक्नोलॉजी को इमोशन बनाना और मशीन्स को एक्सपीरियंस में बदलना। उनके लीडरशिप में एक क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं और डिसीजन लेने से पहले पूरी क्लैरिटी। स्पीड कभी सोनी की फर्स्ट प्रायोरिटी रही नहीं, हमेशा परफेक्शन रही। और यही वजह रही कि सोनी का वॉकमैन, टेलीविजन और म्यूजिक सिस्टम्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहे बल्कि कल्चरल आइकन्स बन गए। अब चलते हैं स्वीडन। एरिक्सन की कहानी और भी पुरानी है। 1876 में शुरू हुई ये कंपनी मोबाइल फोन्स के आने से पहले दुनिया को कनेक्ट कर रही थी। एरिक्सन का फोकस कभी ग्लैमर पर नहीं रहा। उनका काम था नेटवर्क्स बनाना, सिग्नल्स को रिलायबल बनाना और गवर्नमेंट्स व टेलीकॉम कंपनीज के साथ काम करना। एरिक्सन एक ऐसी कंपनी थी जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को चलाती थी। इंजीनियरिंग, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी, यही एरिक्सन की असली पहचान थी। एरिक्सन के लीडर्स स्पॉटलाइट वाली मार्केटिंग पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चलने वाली टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते थे। इसलिए जब मोबाइल फोन पॉपुलर होने लगे उस वक्त एरिक्सन इंजीनियरिंग में तो स्ट्रांग था लेकिन कंज्यूमर ब्रांडिंग में पीछे रह गया। यहीं पर इन दो जायंट्स की कहानियां इंटरसेक्ट होती हैं। सोनी के पास ब्रांड था, इमोशन था, कंज्यूमर कनेक्ट था। एरिक्सन के पास टेलीकॉम एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल नेटवर्क्स थे। दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट थे लेकिन एक चीज कॉमन नहीं थी, डिसीजन लेने का तरीका। सोनी के लिए लीडरशिप मतलब था सेंट्रल कंट्रोल और स्ट्रिक्ट ब्रांड डिसिप्लिन, बट एरिक्सन के लिए लीडरशिप मतलब था सबकी सहमति और इंजीनियरिंग वैलिडेशन। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही फर्क आगे चलकर सोनी एरिक्सन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। 1990 के एंड तक मोबाइल फोन इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था, ये मार्केट पावर का शिफ्ट था। इस रेस में एक कंपनी साफ तौर पर सबसे आगे निकल चुकी थी। नोकिया के फोन्स सिर्फ रिलायबल नहीं थे, वे सिंपल थे, फास्ट थे और दुनिया भर के लोग उन्हें आसानी से समझ पा रहे थे। इसी दौर में सोनी और एरिक्सन अपनी अलग-अलग चुनौतियों से जूझ रहे थे। सोनी का ब्रांड बेहद स्ट्रांग था। एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी का नाम भरोसे की पहचान बन चुका था। लेकिन मोबाइल फोन्स सोनी के लिए अभी भी उसकी कंफर्ट जोन का हिस्सा नहीं थे। टेलीकॉम एक अलग दुनिया थी, रेगुलेशंस, नेटवर्क्स और ऑपरेशंस की दुनिया। जहां सोनी का एक्सपीरियंस लिमिटेड था, वहीं एरिक्सन की स्थिति ठीक इसके उल्टी थी। एरिक्सन टेलीकॉम इंडस्ट्री का मास्टर था। नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल ऑपरेटर्स की दुनिया में एरिक्सन की मौजूदगी इतनी गहरी थी कि मोबाइल इंडस्ट्री उसके बिना चल ही नहीं सकती थी। लेकिन जब बात कंज्यूमर फोन्स की आती तो एरिक्सन का नाम लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पा रहा। उनके फोन्स टेक्निकली स्ट्रांग थे लेकिन उसमें ब्रांड अपील और इमोशनल कनेक्ट की कमी साफ दिखती थी। यहीं पर एक लॉजिकल अपॉर्चुनिटी थी। 2001 में सोनी और एरिक्सन ने अपने मोबाइल फोन बिजनेस को मर्ज करने का फैसला किया। आइडिया सीधा था, सोनी लाएगा ब्रांड डिजाइन और कंज्यूमर कनेक्ट और एरिक्सन लाएगा टेलीकॉम एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क्स, और दोनों मिलकर नोकिया को चैलेंज करेंगे। पेपर पर ये पार्टनरशिप ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही थी। इसी सोच के साथ सोनी एरिक्सन को एक 50-50 जॉइंट वेंचर के रूप में लॉन्च किया गया। दोनों कंपनीज बराबर की पार्टनर्स थी, ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर। उस वक्त ये इक्वालिटी एक स्ट्रेंथ लगती थी और मैसेज भी साफ था कि ये किसी एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि दो ग्लोबल जायंट्स का शेयर्ड ड्रीम था। मार्केट ने भी इस डिसीजन को पॉजिटिवली लिया। एनालिटिक्स का मानना था कि सोनी एरिक्सन के पास ब्रांडिंग भी है और बैकबोन भी है। लेकिन एक चीज जिस पर उस वक्त किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो आगे चलकर सबसे क्रिटिकल साबित होने वाली थी, इस
ज्वाइंट वेंचर में एक चीज मिसिंग थी, एक सिंगल लीडर। स्ट्रेटजी सोनी के साथ नेगोशिएट होती थी और टेक्नोलॉजी एरिक्सन के साथ वैलिडेट होती थी और फाइनल डिसीजन अक्सर डिस्कशन टेबल से आगे ही नहीं बढ़ पाता था। उस वक्त सबको लगता था कि समय के साथ चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री में टाइम कभी वेट नहीं करता और यहीं से सोनी एरिक्सन की असली कहानी वास्तव में शुरू होती है। 2003 से 2007 के बीच का दौर सोनी एरिक्सन के लिए सिर्फ ग्रोथ का फेज नहीं था, ये उस ब्रांड की असली पहचान बनाने का समय था। उस वक्त तक नोकिया मार्केट का किंग बना हुआ था, लेकिन सोनी एरिक्सन ने सीधे मुकाबला करने की बजाय एक अलग रास्ता चुना। उसने फोन्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की तरह पेश करना शुरू किया। सोनी एरिक्सन ने जल्दी समझ लिया कि लोग फोन्स अब सिर्फ कॉल्स के लिए नहीं खरीद रहे, बल्कि फोन्स उनके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया बन चुके हैं। और यहीं से सोनी एरिक्सन का गोल्डन एरा शुरू होता है। सबसे पहले आई वॉकमैन सीरीज। ये कोई नया फीचर नहीं था, बल्कि सोनी के दशकों पुराने म्यूजिक लेगेसी का मोबाइल अवतार था। वॉकमैन सीरीज की साउंड क्वालिटी उस दौर में अनमैच्ड मानी जाती थी। डेडिकेटेड म्यूजिक बटन्स थे और हेडफोन्स सिर्फ एसेसरी नहीं, एक पहचान बन चुके थे। कॉलेज कैंपस हो, बसेज हो या लोकल ट्रेन, हर जगह एक ही नजारा दिखता था। सोनी एरिक्सन के वॉकमैन लोग सिर्फ गाने नहीं सुन रहे थे, वो फील कर रहे थे कि उनके हाथ में सोनी का एक्सपीरियंस है। इसके बाद आया दूसरा बड़ा ब्रेकथ्रू, साइबर शॉट फोन्स। उस दौर में मोबाइल फोटोग्राफी अब भी एक कंप्रोमाइज मानी जाती थी। सोनी एरिक्सन ने इस लिमिटेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। बेटर सेंसर्स, रियल कैमरा बटन्स, फ्लैश, फोकस और क्लैरिटी। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि फोन से ली गई फोटो सीरियसली अच्छी हो सकती है। एडवर्टाइजमेंट स्टाइलिश थे, ब्रांडिंग शार्प थी, यूथ कनेक्ट साफ दिखाई देता था। सोनी एरिक्सन जेन्युइनली कूल लगने लगा था और शायद यही वजह थी कि उस दौर में पार्टनरशिप के अंदर की टेंशन ज्यादा नजर नहीं आई, क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा हो तो डिसीजन पर सवाल कम उठते हैं। सेल्स अच्छी थी, ब्रांड लगातार ग्रो कर रहा था, कंपटीशन भी मैनेजेबल लग रहा था और इसी कॉन्फिडेंस में किसी ने ये नहीं पूछा कि जब अगला बड़ा बदलाव आएगा तो लीडरशिप किसके हाथ में होगी। उस वक्त सोनी एरिक्सन को देखकर यही लगता था कि फ्यूचर सेफ है, ब्राइट है। शायद इसी भरोसे में वार्निंग साइन को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और दोस्तों, अगर आपको बिजनेस स्टोरीज इस तरह डेप्थ और इमोशन के साथ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2007 के आसपास मोबाइल इंडस्ट्री में एक साइलेंट अर्थक्वेक आया। फोन्स का मतलब बदलने लगा। अब बात सिर्फ म्यूजिक और कैमरा तक सीमित नहीं थी। फोन अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका था। यहीं से सोनी एरिक्सन की रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिख रहा था, सेल्स स्टेबल थी और ब्रांड अब भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, लेकिन अंदर डिसीजन मेकिंग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी थी। सोनी का अप्रोच हमेशा से ब्रांड सेंट्रिक रहा था। सोनी चाहता था कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आए वो सोनी के स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरह खरा उतरे। डिजाइन पॉलिश्ड हो, एक्सपीरियंस टाइटली कंट्रोल्ड हो और ब्रांड डाइल्यूशन की कोई गुंजाइश ना हो। सोनी के लिए एक गलत डिसीजन लेट डिसीजन से ज्यादा खतरनाक था। वहीं एरिक्सन बिल्कुल अलग जगह से सोच रहा था। उसका फोकस था स्टेबिलिटी, नेटवर्क कंपैटिबिलिटी, ऑपरेटर अप्रूवल्स एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। एरिक्सन के लिए एक्सपेरिमेंटेशन एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक रिस्क नहीं। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सोनी एरिक्सन के पास कोई एक ऐसा लीडर नहीं था जो फाइनल कॉल ले सके। हर बड़े डिसीजन के लिए दो अप्रूवल्स जरूरी होते थे, सोनी की भी और एरिक्सन की भी। और जब तक दोनों सहमत होते मार्केट आगे निकल चुकी होती। इसी बीच 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। ये सिर्फ एक नया फोन नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी। टच स्क्रीन्स, सॉफ्टवेयर फर्स्ट डिजाइन, एप्स का इकोसिस्टम, मोबाइल फोन्स का फ्यूचर अब पहली बार साफ दिखाई देने लगा था। कुछ कंपनीज ने इस सिग्नल को तुरंत समझ लिया। सोनी एरिक्सन ने भी इसे समझा, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो इनकैपेबल, बल्कि इसलिए कि वो कंफ्यूज थे। सोनी चाहता था एंड्रॉइड को अपने तरीके से कंट्रोल करना, लेकिन एरिक्सन चाहता था पहले नेटवर्क्स और ऑपरेटर्स को पूरी तरह अलाइन करना। वैसे दोनों का लॉजिक अपनी अपनी जगह सही था, लेकिन मार्केट का लॉजिक कुछ और कह रहा था। स्पीड जीत रही थी। जब एंड्रॉइड इकोसिस्टम तेजी से ग्रो कर रहा था और कॉम्पिटिटर्स लगातार नए फोन्स ला रहे थे, सोनी एरिक्सन हर कदम पर रुककर सोच रहा था। ये डिले किसी एक दिन में नजर नहीं आया, ये हर क्वार्टर दिखा, हर पोस्टपोन्ड लॉन्च में, हर कंजर्वेटिव अपडेट्स में। धीरे धीरे सोनी एरिक्सन का इनोवेशन सरप्राइज नहीं था, वो प्रेडिक्टेबल बनता चला गया। और जब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है
एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ जाती है, प्रेडिक्टेबिलिटी एक वीकनेस बन जाती है। इस फेज में सोनी एरिक्सन के फोन्स खराब नहीं थे, लेकिन वो लीडिंग भी नहीं थे, और मोबाइल इंडस्ट्री में मिडिल ग्राउंड सबसे डेंजरस जगह होती है। यहीं से सोनी एरिक्सन का गोल्डन मोमेंटम टूटने लगा, लोग स्विच करने लगे। इसलिए नहीं कि सोनी एरिक्सन फेल हो चुका, बल्कि इसलिए कि बाकी कंपनीज आगे निकल चुकी थी, और सोनी एरिक्सन अब भी डिसीजन टेबल पर बैठा हुआ था। 2010 के आसपास सोनी एरिक्सन के लिए तस्वीर साफ होने लगी थी। मार्केट अब एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, बल्कि अपना विनर चुन चुका था। अब स्मार्टफोन्स का मतलब सिर्फ हार्डवेयर या फीचर्स नहीं रह गया था, अब जरूरी थे इकोसिस्टम, स्पीड और कंसिस्टेंसी। यहीं से सोनी एरिक्सन धीरे-धीरे पीछे छूटने लगा। फोन्स अब भी ठीक-ठाक थे, डिजाइन अच्छी थी, कैमरा और म्यूजिक का लेगेसी भी मौजूद था, लेकिन एक चीज साफ तौर पर मिसिंग थी, मोमेंटम। लॉन्चेस देर से हो रहे थे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स धीरे आते थे, मार्केट एक्साइटमेंट धीरे-धीरे कम होती जा रही थी, और कुछ समय बाद सोनी एरिक्सन के फोन्स क्राउड में घुलने लगे। वे अलग नहीं दिखते थे, जो ब्रांड कभी ट्रेंड सेट करता था, अब ट्रेंड फॉलो करने लगा था। इसी दौरान एरिक्सन की प्रायोरिटीज भी बदलने लगी। दरअसल एरिक्सन का कोर बिजनेस शुरू से ही टेलीकॉम नेटवर्क्स रहा था। मोबाइल फोन्स उनके लिए हमेशा एक स्ट्रेटजिक एक्सपेरिमेंट, लाइफ एंड डेथ बिजनेस नहीं। जैसे जैसे स्मार्टफोन रेस ज्यादा कंज्यूमर ड्रिवन, तेज और रिस्की होती है, एरिक्सन ने धीरे-धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। 2011 में एरिक्सन ने सोनी एरिक्सन में अपना स्टेक बेचने का फैसला किया। ये कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप नहीं था, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई इमोशनल अनाउंसमेंट। ये एक प्योरली कॉर्पोरेट डिसीजन था। एरिक्सन ने साफ समझ लिया था कि उनका फ्यूचर नेटवर्क्स में है, फोन्स में नहीं। फिर क्या था? सोनी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और सोनी एरिक्सन का नाम क्वाइटली बदलकर सोनी मोबाइल कर दिया गया। पार्टनरशिप ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, लेकिन सच ये है कि जब पार्टनरशिप खत्म हुई, तब तक ब्रांड पहले ही थक चुका था, मार्केट का भरोसा टूट चुका था, और एक्साइटमेंट